हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं DSSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में DSSC PGT इंग्लिश मेल और फीमेल का एग्ज़ाम हुआ है जून और जुलाई में। अब जो है दोबारा वैकेंसीज़ जो है वो एडवर्टाइज़ की गई हैं। हालांकि वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, बट जो है आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है और आपकी जो आपके सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, तो आपको ये एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अगर बात करें DSSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम की, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसका जो है पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। कितने मार्क्स का जो है पेपर होता है, पेपर अलग अलग होते हैं या फिर जो दोनों पेपर हैं वो साथ में ही लिए जाते हैं, या फिर जो दोनों पेपर हैं उनके बीच में कोई गैप दिया जाता है। ये सारी बातें हमारे मन में आती हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कैसे क्या होगा, दोनों के टोटल मिलाकर ही जो है कट ऑफ बनती है, या फिर जो है एक पेपर पास करना ज़रूरी है तब जाके दूसरा चेक होता है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं हमारे मन में पुट होते हैं, और हमें जब सही गाइडेंस मिलती है तो हम सही तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन कर पाते हैं, जो कि एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा जो है हाथ इसी का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं DSSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में, कि जो DSSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम है, इसका जो पेपर है, ये पेपर है, एग्ज़ाम है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो पेपर 2 होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और मेन बात जो यहाँ हम करें तो ये है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये दोनों जो पेपर हैं साथ में ही हमें देने होते हैं। और सबसे बड़ी बात DSSC PGT एग्ज़ाम की जो बात है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना नेगेटिव मार्किंग होती है, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ हमें सोच समझ कर ही आंसर करना पड़ता है। हम ऐसे ही कोई भी तुक्का नहीं मार सकते, हमें बहुत सोच समझना पड़ता है। और ये नहीं कि कोई भी लॉजिक लगाया और आपने मार्क कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से जो है डीप नॉलेज जो है आपके सब्जेक्ट की, आपके सिलेबस की होनी चाहिए। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम जब देने जाएँ तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है अच्छे से कवर करके जाएँ। ये मत करना कि इसका कोई टॉपिक छोड़ दिया या फिर इसका कोई टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, मतलब वो 20 मार्क्स का होगा। और आपने अगर 20 मार्क्स का जो है कुछ छोड़ दिया है, जैसे कि आपने मैथ्स छोड़ दिया है 20 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपके वैसे ही ज़ीरो हो गए। बट अगर आप एक आध क्वेश्चन जो है, एक आध टॉपिक जो करके चले जाते हैं, मान लीजिए आपने छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो 4 या 5 कर लिए, और एग्ज़ाम में उनमें से आपको, अगर आप सोल्व करने बैठे आपसे 2 या 3 हो गए, तो कम से कम यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके ठीक हो जाते हैं। तो 2 या 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कहीं अगर आपने कुछ गलत मार्क कर दिया है, उसकी जो नेगेटिव मार्किंग के जो है माइनस में जाने वाले हैं पॉइंट, वो यहाँ ये पॉजिटिव में ला देगा। तो ऐसा माना जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको मैथ्स ज़रूरी करके जाना है, मैं आपको बस एक एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आप कर सकते हैं जिस टॉपिक को, वो कीजिए। मैथ्स को मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी आपको, क्योंकि मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा लेंथी बना देता है पेपर को। और जब मैथ्स आता है हमारे पेपर में, तो हम उसको सॉल्व करने के चक्कर में जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये, और इसकी वजह से हमारे पूरे पेपर पर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो जो पेपर 1 है DSSC PGT का, उसमें होता यूँ है कि ये 100 मार्क्स का होता है। और जब ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर जो पार्ट है उसको मतलब है 20 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। 20 20 20, ठीक है, 100 हो जाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें PGT का कोई भी एग्ज़ाम आ गया, बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की है, तो इसको कहा जाता है जनरल पेपर। और जो जनरल पेपर होता है उसमें जनरल टॉपिक्स आते हैं, जैसे जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी आएगी, जनरल रीजनिंग आएगी, अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी इसमें आते हैं। ठीक है। और आएगा DI, या फिर जिसको आप मैथ्स बोलते हैं। ये सारा जो है, ये टॉपिक्स जो है पेपर 1 में है। तो मैं आपको क्लियरली लिख देती हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, आप GK या फिर करंट अफेयर जो है बोल सकते हैं। ठीक है।
ये आपके टॉपिक्स आएंगे और ये एक ही है। तो सारे जो हैं ये 20-20 मार्क्स के हैं। और जब ये क्वेश्चन पेपर 20-20 मार्क्स के आते हैं तो आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि मान लीजिए आपके पेपर में पहले मैथ्स आ गया, 20 मार्क्स का पार्ट ये आ गया। तो अगर आपने ये 20 मार्क्स का पार्ट है, आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले सारा पेपर सोल्व कर लूँ, मैथ्स लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें कर लूँगा। जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा अलाउड नहीं है और ना ही आप ऐसा करना। आपको पता है अगर आप ऐसा करते हैं कि मैथ्स का जो पार्ट है मैं बाद में करता हूँ, आप इसको सबमिट कर देते हो, मतलब कि आपको सबमिट करना पड़ता है जब भी कोई 20 मार्क्स का पार्ट आप करते हैं तो। ठीक है, डीएसएसबी ने ये जो है पैटर्न जो है फॉलो किया है आज तक और आगे भी यही चलता आ रहा है और चलता रहेगा कि जब आपको जो एक सेक्शन दिया जाता है 20 मार्क्स का, आप उसे जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आपको सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के बाद सबसे बड़ी दुविधा आपके सामने ये होगी कि आप उस पर वापस नहीं जा सकते, वो सबमिट हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स है जो आप चाह रहे हैं कि मैं मैथ्स बाद में करूँगा, तो आप सबमिट करना पड़ता है आपको, तभी आप जो है नेक्स्ट पार्ट पर आ सकते हैं। और मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया तो आप हिंदी पर आ गए, तो अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप मैथ्स पर वापस नहीं जा सकते। और अगर आप हिंदी पर कर रहे हैं और बाद में हिंदी में कुछ क्वेश्चंस आप जैसे छोड़ रहे हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं इनमें कन्फ्यूज़ हूँ, इनको मैं बाद में कर लेता हूँ, ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या होगा, आप हिंदी को भी सबमिट कर दोगे, फिर आप इंग्लिश पे चले जाओगे। ऐसे ही करते रहोगे आप और फिर लास्ट में जब दोबारा जाने का सोचोगे तो आप वहाँ नहीं जा पाओगे और इस वजह से जो है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप जो है ये माइंड में रखना कि जो भी कोई सेक्शन है उस सेक्शन को पहले अच्छे से सोच समझकर डिसाइड करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। ना ही आप ये कर सकते हैं कि अब हिंदी से इंग्लिश में चले गए, इससे उसमें चले गए, आप ऐसे जो है अप डाउन ये ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक सेक्शन है उसके हाँ हाँ हालांकि ये है, जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन 1 है, इसमें आया हुआ है जनरल हिंदी, तो इसके जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 20, इनमें आप एक दूसरे को स्किप कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं, बट अगर एक सेक्शन कंप्लीट हो गया तो आप दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं, और अगर आप दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो आप सेक्शन 1 में दोबारा नहीं जा पाएंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। और अगर बात करें आप पेपर 1 के सिलेबस की, तो देखिए जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है। जो जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं आती है, जो जनरल होती है कॉमन होती है वही आती है। ठीक है, जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ़ बन जाती है, वोकैब वगैरह आ जाती है इसमें, बट जो जनरल हिंदी है वो काफ़ी इजी आती है, ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछी जाई गई है आज तक भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो आती है, करंट अफेयर जो आते हैं, तो जनरल अवेयरनेस और जो करंट आती है करंट अफेयर्स, इसमें क्या है, आपको ना पिछले 6 महीने का ही नहीं बल्कि पूरे 1 साल का जो है करंट पढ़ना पड़ेगा। जीके जो है आपकी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें एवरीडे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, स्पोर्ट्स के बारे में, और जो करंट जो आप स्कीम्स चलती रहती हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, प्लानिंग्स हुई हैं, ये सारी जो हैं आपको पढ़नी होती हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और मेन अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या होता है, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, फ्रैक्शन आ गया, इसके साथ ही ये क्यूबॉइड के एरियाज़, वॉल्यूम्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ ही पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आते हैं। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपको मैथ्स थोड़ा बहुत भी आता है तो आप करना। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो है मैथ में, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अभी तो एग्ज़ाम डेट्स आई भी नहीं हैं, अभी तो सिर्फ फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्कोर बेटर हो जाए, तो आप जो है छोटे छोटे टॉपिक्स कर लीजिए मैथ्स के, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे मत कीजिए ना कि मतलब ज़्यादा लेंथी वे में करें, आप जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि 20 मार्क्स का मैथ आता है तो आप 20 की फुल प्रिपरेशन करके जाइए, बट हाँ कम से कम 5 to 8 क्वेश्चंस का जो है टारगेट बना के चलिए कि ठीक करेंगे, तो इसमें आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो मिलेंगे। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका मैथ्स बहुत वीक है, क्योंकि अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और DSSS जो PGT की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत लोगों के लिए ड्रीम जॉब है, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ।
रीज़निंग की बात करें तो जनरल रीज़निंग तो इतनी ज़्यादा ईज़ी आती है कि मतलब कि अगर आपने कोई भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आपने बहुत हार्ड लेवल की रीज़निंग देखी होगी। बट जो डी ट्रिपल एस बी है ये ऐसा नहीं करता, यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की आती है। मतलब बहुत अच्छे लेवल का, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोल रही मैं यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, हालांकि आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप जो है कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत स्कोरिंग भी है ये, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू मी डी ट्रिपल एस पी में रीजनिंग ही है। इसके बाद बात करें इसमें बचता क्या है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, और इसके साथ ही अब मैथ्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। जो पेपर 2 है, पेपर 2 मतलब आपको मैं ये बात बताना भूल गई थी थोड़ा पहले ही कि जैसे पेपर 1 और पेपर 2 है, तो पेपर 1 में जो है आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। पेपर 2, जो पेपर 2 का सिलेबस है वो आपने जब अपनी मास्टर्स की है उसके बाद आपने नेट की प्रिपरेशन की होगी, तो नेट जितना लेवल तो मैं नहीं कहूँगी बट नेट से कम भी नहीं है। होता क्या है कि जो डी ट्रिपल एस पी है वो एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा लेंथी बना देता है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है पूरा पढ़ पाएँ, यही बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है। खुद में बहुत बड़ी बात है ये कि आप जो है अपने लास्ट सेक्शन के लास्ट क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाए अगर तो, क्योंकि लेंथ ही इतना होता है। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि इतना ज़्यादा लेंथी था पेपर कि जो जम्बल्ड सेंटेंसेस थे उनको भी जब हमें सीक्वेंस में लगाना था वो भी इतने ज़्यादा लेंथी, इतने ज़्यादा बड़े आए हुए थे कि हम उन्हें पढ़ रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा है। क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ 180 मिनट्स होते हैं और क्वेश्चन जो है वो टोटल 300 आते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके पास कितना कम टाइम है। और ऊपर से जो है जम्बल्ड सेंटेंसेस, और जम्बल्ड सेंटेंसेस भी नहीं कह सकते उनको, वो जम्बल्ड पैसेजेस बन जाते हैं। मतलब जैसे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, ऐसे 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 ही जो आपको पैसेजेस दिए जाते हैं, पैराग्राफ दे दिए जाते हैं कि आपको इन जम्बल जो पैराग्राफ है इनको जो है सीक्वेंस में लगाना है, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन जाता है आपके लिए। और जो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड पे प्रेशर बन जाता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे करना ही होगा, ये तो स्कोरिंग है, ये है, और वो उसमें लग जाते हैं। और जब वो उसमें लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके। फ़र्क ये पड़ता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीड भी नहीं कर पाते और जो टाइम है वो अप हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है आप कर सके। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। बहुत कम चैनल है यूट्यूब पर जो डी ट्रिपल एस पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं। वो करते क्या है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के कोर्स बनाते हैं, उन्हें बच्चों को बेचते हैं और फिर क्या करते हैं उसी पे पीजीटी का थप्पा लगाकर बेच देते हैं। और इतना ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, कि मतलब वो फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी के भी बहकावे में न आकर आप खुद से तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई अच्छा यहाँ पर ट्यूटर है ही नहीं तो आप क्यों अपने पैसे वेस्ट करें। ठीक है। और सबसे मेन बात क्या रहेगी, मैं इसकी स्ट्रेटजी के बारे में आपको यही बोलूँगी कि जो डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इंग्लिश का एग्ज़ाम है इसमें आप करें यूँ कि पहले आप ये एनालाइज़ करें लास्ट जो क्वेश्चन पेपर है उनको देख के कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, क्या रिपीट होते हैं और कौन से राइटर जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे जो है आपको बहुत आसानी मिलेगी। उसके बेस पर आप अपने नोट्स बनाएं और फिर जाकर उनकी तैयारी करें। अगर आप आज से ही लग जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे बढ़िया एडवाइस मैं अगर आज आपको दूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप आज से नहीं कल से शुरू कीजिए। आज आप ना ये सोच लीजिए कि आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पास करना है तो आपको जल्द से जल्द लगना होगा। आज आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, कल से शुरू करना होगा। वीकली जो है टेस्ट देने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। ये सब करेंगे तभी जाकर आपका जो है सिलेक्शन अच्छे से हो सकेगा और आपकी यह ड्रीम जो आपको मिल जाएगी। पेपर 2 में क्या होता है, ग्रामर भी आती है और लिटरेचर पोर्शन भी आता है,
प्लस पेडागोजी भी आती है। ये सारा जो है इसका पैटर्न रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले पेडागोजी के बारे में बता दूँ। ये सिर्फ एक सेक्शन आता है 20 मार्क्स का, और ये बिल्कुल लास्ट में आता है। मतलब अगर बात करूँ मैं पेपर 2 की, तो इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो 200 क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें क्या होता है, 20 सेक्शंस होते हैं, सॉरी 10 सेक्शंस होते हैं, जो ईच जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। जब 10 सेक्शंस होते हैं और ईच जो है 20 मार्क्स का है, तो होता क्या है, जो लास्ट सेक्शन है ना 10th, उसमें आती है पेडागोजी, पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो ये आपको करना ही चाहिए। आप ये मत सोचना कि लास्ट में आते हैं मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, ये है वो है। ऐसे भी हो सकता है ना कि आपको बीच वाले ना आए, आप उनको छोड़ के सबमिट कर दें और लास्ट तक आप पहुंच भी जाएं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए पेडागोजी भी करके जाना। अगर नेक्स्ट बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर अब की बार बहुत कम आई हुई थी। हालांकि जो पिछली बार 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ग्रामर ज़्यादा आई हुई थी और बहुत ज़्यादा इजी लेवल की पूछी हुई थी, कि मोडाल्स आ गए, यहाँ पर टेंसेस आ गए, वर्ब्स, इसके साथ ही आर्टिकल्स, डेटरमाइनर्स, ये सब आए थे। बट जो अब की बार था इसमें वॉइस नरेशन ही पूछे गए थे, ज़्यादा इसमें ग्रामर नहीं थी। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि 20 नंबर की मार्क्स की जो है ग्रामर भी आ सकती है, और आपको ग्रामर के सारे पोर्शन करने होंगे, चाहे वो एरर्स आ गए, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, ये सब वॉइस नरेशन, आपको सब कुछ करके जाना चाहिए। क्योंकि जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश में ग्रामर भी आपको ज़रूर, ये तो मस्ट हो गया ना आपके लिए। अब बात करते हैं अपने लिटरेचर की। लिटरेचर की बात करें तो देखिए, लिटरेचर भी ऐसे नहीं है कि बस ओनली लिटरेचर है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रिटिश आएगा, ब्रिटिश तो आपको पता ही है, ब्रिटिश तो हर जगह आएगा, ठीक है। अमेरिका के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पिछली बार अब जो जुलाई में हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स के, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें विलियम फोकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिला ये पूछा हुआ था। और विलियम फोकनर एक अमेरिकन राइटर हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाई थी अभी। अब मतलब आपको विलियम फोकनर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी आ रहे हैं, चीनू एचेबे जब वो पूछ रहे हैं तो वो अफ्रीकन भी हो गया, ठीक है। जब ये सारे जो है विदेशी कल्चर पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको ये सब भी करना है। पहले बोलते थे कल्चरल स्टडीज़ नहीं आती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कल्चरल स्टडीज़ भी आती है, क्रिटिसिज्म भी आता है, न्यू क्रिटिसिज्म। इसके साथ ही आपके सारे ये जो लिटरेचर हैं, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन राइटर्स हैं। अब आ गए जॉन कैरी, फिलिप लार्किन, ये पैटर वगैरह, ये सारे, मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है। मेन जो आपको फोकस रखना है, मैं बता दूँ, आप कहेंगे कि ये तो मेन से हैं, बट देखिए चौसर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मिल्टन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, शेक्सपियर से डायरेक्ट ना पूछ के इनके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है, सिंबल्स के बारे में, या फिर किसने कहाँ से क्या कोटेशन उठाई है, किसने जो है ये नाम जो है शेक्सपियर के वहाँ से लिया है, टाइटल लिया है, ये मतलब ये सब आते हैं, ठीक है। ड्राइडन हो गया, ड्राइडन का वर्क ज़रूर आएगा। मतलब चौसर, मिल्टन, ड्राइडन, जॉन डन, एंड्रू मार्वल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमन, विलियम फोकनर, ये राइटर्स कुछ ऐसे राइटर्स हैं, ये ज़रूर आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब आप जब मैं नाम ले रही हूँ आप सोच सकते हो कि आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये राइटर्स आप जानते हैं, इनके वर्क्स आपने पढ़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये राइटर्स भी जो हैं मतलब डीप लेवल से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब डीप लेवल में, मैं ज़्यादा डीप नहीं कह रही हूँ कि आप लग जाओ आज 1000 बुक्स उठा के और लग जाओ कि हमें तो डीप पढ़ना ही है, और जी नहीं, आपको इनके बारे में पहले बेसिक्स पढ़िए। आपको जब इनकी बेसिक्स चीज़ें पता चल जाए तो आप थोड़ा सा डीप जाइए, उससे थोड़ा डीप आप सोच लीजिए ना कि एक मंथ में तो मैं पहले बेस क्लियर कर लेता हूँ, नेक्स्ट में मैं थोड़ा डीप चला जाता हूँ, उससे मैं थोड़ा ज़्यादा डीप चला जाता हूँ, और जो बीच बीच में मैं मॉक टेस्ट भी लगाता रहूँगा और प्रीवियस ईयर सेट भी सॉल्व करता रहूँगा, तो लास्ट तक आपको ना इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी थर्ड मंथ तक आते आते, कि आप अगर आपका एग्ज़ाम फोर्थ मंथ में जाकर होता भी है, आपका मान लो नवंबर में होता है, तो भी आप भी तब भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4 महीने की स्ट्रेटजी बना के चलिए। तो ये सब आप कर सकते हैं।
और अगर आपको मतलब और कोई टिप्स चाहिए हो या फिर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो है अब मैंने डिसाइड किया है कि DSSS PGT पर स्पेशल बैच बनाने का, अगर आप चाहें तो। ये फ्री है, ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई कोर्स बेच रही हूँ या फिर अपनी एडवर्टाइज़ कर रही हूँ। जी नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई होप मैंने आप सबकी जो है आज क्वेरीज़ जो है वो हल की होंगी। आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, और साथ में जो है बहुत हेल्प हुई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच।